नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी खरीदारी से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ ही संपत्ति से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। न्यायालयों में लंबित सभी मामलों में से कम 2/3 संपत्ति या संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी से जुड़े हैं और वहीं खरीद बिक्री में कई कायदे कानून का पालन भी करना पड़ता है। वहीं साथ ही निजी संपत्ति विवाद भी होते ही रहते हैं। किसी ने गलत तरीके से संपत्ति लिखवा ली तो फर्जी कागजात पर संपत्ति ट्रांसफर या बेची गई आदि संपत्ति मामलों पर ज्यादा जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, तो ऋषिपाल जी आपको संपत्ति से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलू की जानकारी देंगे। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 01206127 पर कॉल करिए या फिर 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय यही है कि प्रॉपर्टी खरीदारी से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी, कैसे आपको प्रॉपर्टी लेनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कानूनी दांवपेच हो सकते हैं और किस तरह से धोखाधड़ी आपके साथ ना हो, लिहाजा क्या कुछ सतर्कता बरतें, तमाम पहलुओं की जानकारी ऋषिपाल जी देंगे। ऋषिपाल जी का रुख कर लेते हैं। ऋषिपाल जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल हमारा यही कि संपत्ति खरीद में धोखाधड़ी रोकने के लिए बुनियादी तौर पर क्या कानूनी प्रावधान रहते हैं? जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि संपत्ति से संबंधित जो मामले हैं वो बहुत समय तक न्यायालय में लंबित रहते हैं। उससे बहुत बड़ा कारण ये है और बहुत ज्यादा जो मामलों का आने की वजह है कि संपत्ति आज के समय में कोई हजारों की संपत्ति नहीं रह रही है। संपत्ति लाखों की होती है, करोड़ों की होती है, कई सौ करोड़ की होती है। ऐसी स्थिति में संपत्ति की कीमत बहुत ज्यादा है तो संपत्ति जब भी खरीद फरोख्त होती है तो उसमें बहुत ध्यान रखा जाता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं संपत्ति की खरीद फरोख्त में बेईमानी करते हैं या और वाजिब कारण से किसी और गैर वाजिब कारण से जो पार्टी से विवाद है। अगर आप इस पूरे विवाद को देखते तो विवाद दो स्टेप है। इस विवाद को हम कहेंगे कि हाँ सिविल लिटिगेशन होती है या सिविल विवाद होता है। इसमें कोई पार्टी जो है अगर किसी को संपत्ति का मान लीजिए कोई एग्रीमेंट करती है और उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं करती और पेमेंट टाइम से नहीं करती, या मान लीजिए जो टाइटल है उसमें कोई डिफेक्ट है या डॉक्यूमेंट में कोई डिफेक्ट है, तो ये सारे मामले कोई आपराधिक का तो नहीं होता। इसको हम मानते हैं कि ये एक सिविल इशू है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं उसमें हम चीटिंग का स्तर जोड़ देते हैं, धोखाधड़ी, फोर्जरी, जालसाजी बोलते हैं। तो वही मैटर जो है जहाँ एक तरफ हम सिविल लिटिगेशन के लिए जाते हैं, सिविल रेमेडी के लिए जाते हैं, उसके साथ साथ उस व्यक्ति ने आपके साथ धोखाधड़ी की है या कोई जालसाजी की, अगर डॉक्यूमेंट हैं ऐसे जो डॉक्यूमेंट मान लीजिए झूठे हैं, यदि कोई आदमी किसी डॉक्यूमेंट क्लेम कर रहा है और वो उसका मालिक नहीं, या वो जो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी में मेंशन प्रॉपर्टी है वो जिस उस हिसाब से जो यूज करे उस हिसाब से नहीं है, उसकी या तो वैल्यू कम है या उसका एरिया कम है या और डायमेंशन कम है, तो ऐसे किसी भी तरीके की बात कीजिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति झूठे या फोर्ज डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है तो जालसाजी होती है। और उसी के अंदर ये भी है कि अगर मान लीजिए व्यक्ति किसी संपत्ति का अधिकार जमाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, जैसे मान लीजिए कोई फोर्ज बिल बनाता है या फोर्ज कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनाता है, तो ऐसी स्थिति में जो धारा है 467 आईपीसी की जो धारा है वो लगती है, तो जिसकी सजा अधिकतम जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो 420 जहाँ 7 साल की सजा है वहां से चालू होते होते 420 है और 470 इसके लिए छोटे डॉक्यूमेंट कराना, 467 है, 468 है। तो ये सारी बहुत सारी प्रोविजन हैं जहाँ अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि प्रॉपर्टी का जो ट्रांजेक्शन हुई है उसमें ना तो सिविल लिटिगेशन हुई है बल्कि किसी भी तरीके से व्यक्ति को धोखा दिया गया है, तो वो सिविल और क्रिमिनल दोनों लिटिगेशन चला सकता है। और चाहे तो अगर उसका मन है तो सिविल लिटिगेशन भी चला सकता है। तो डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति जो विक्टिम है
वो कौन कौन सी रेवेन्यू को ठीक कर रहा है। जी ठीक है सर, ये भी बताइए कि अगर हम निर्माणाधीन संपत्ति खरीद रहे हैं तो ये रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के तहत आता है। इसके मुख्य प्रावधान क्या होते हैं और खरीदारों को क्या सुरक्षा या फायदा इससे मिलता है? यहाँ अगर हम जाए 2015 से पहले की स्थिति में जाए तो आपने भी सुना होगा, दिल्ली एनसीआर में ये बात आपने विशेष रूप से, बहुत सारे बिल्डर्स ने बहुत सारे प्रोजेक्ट को चालू किया और जो खरीदार हैं उन खरीदारों से पैसा लिया और ये इंस्टॉलमेंट चालू कर दिया। ये भी प्रोविजन किया गया, अगर समय तक में आप इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे या 3 इंस्टॉलमेंट लगातार नहीं देंगे तो आपका पैसा जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ एक तरफ ये सारी जो कंडीशन थी वो बिल्डर की थी, दूसरी तरफ जो बिल्डर के ऊपर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि अगर वो समय से अपनी जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट नहीं करता है या मान लीजिए जो उसने निर्माण किया है उस निर्माण के अंदर जो सामग्री का इस्तेमाल किया है वो ढंग से दिया या किसी और वाजिब काम से जो है वो जो प्रोजेक्ट है उसको डिले कर रहा है, तो उस बात की। और दूसरी बात कि जो खरीदार उस प्रोजेक्ट को ले रहे हैं उनको उसके बहुत सारे ऐसे कंडीशन की जानकारी नहीं हुआ करती। तो ये जो नया कानून जो ले रहा है तो ये इसके रेगुलेशन बोलते हैं जो सामान्य भाषा के अंदर, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही किया कि जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स की जो एक तरह की हड्डी या जो बेमारी लोग थे उन पर अंकुश करता है और उनको ये मतलब 510 से ऊपर का जो प्रोजेक्ट होता है तो आज अगर उससे ज्यादा अगर मान लीजिए हाउस बिल्डिंग हाउस बनते हैं तो कंपल्सरी उसको रेरा में रजिस्टर कराना होता है। रेरा में जो रजिस्टर कराया जाता है तो सारी की सारी जो टर्म्स कंडीशन सारा जो स्रोत है और वो आपको बताना पड़ता है। जो टाइटल है वो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास टाइटल। बहुत बार ऐसा होता था कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट चालू कर दिया और बहुत से लोगों का पैसा ले लिया और बहुत दिनों के बाद पता लगा कुछ प्रॉपर्टी पर कोई और विवाद है या उसका मालिकाना कोई और क्लेम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बिल्डर भी वहां से भाग जाया करता था। तो ये सारी बातों को ओवरकम करने के लिए ये जो नया कानून है लाया गया है, इसके अंदर विशेष तौर पर अगर मान लीजिए जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा तो बहुत सारे करीब करोड़ों की संख्या में केस में हमारे देश में वो सेल मैटर पेंडिंग है। और तो ये और सेल मैटर हम जैसे जानते हैं पोस्ट बहुत कम है, मैटर बहुत ज्यादा है, वो कल से शायद चलते थे और इनको ये कोर्ट के अंदर सिविल मैटर भी चल रहा है, प्रॉपर्टी का मैटर भी चल रहा है, और विवाद भी चल रहे हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष अथॉरिटी का जो है शुभारंभ किया गया कानून के द्वारा कि जहाँ रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी होंगे, जो इतने बड़े प्रोजेक्ट होंगे जो रेरा के अंडर में आएंगे, उनके प्रावधान वहाँ पे देखे जाएंगे और देखा जाएगा बिल्डर जो है वो इसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी ना करे और सारी जानकारी जो है वो ऑनलाइन जो रेरा की वेबसाइट है उसके ऊपर बिल्डर से संबंधित, प्रोजेक्ट से संबंधित, उसके जो लिटिगेशन है उससे संबंधित या जो भी वायलेट अगर उसने वायलेशन किया है तो सारी की सारी बातें जो है आप रेट के अंदर इसमें अभी अपने कानून में इसके लिए विशेष रूप से जो जमीन के खरीदार है उनके फायदे के लिए बनाया गया। जी ठीक है सर, ये बताइए कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 भूमि से संबंधित स्टाम्प शुल्क के भुगतान को नियंत्रित करता है, इसकी अहमियत के बारे में बताएं। देखिए ये स्टाम्प जो एक्ट है ये आपने देखा होगा हर राज्य के अंदर क्या होती है स्टाम्प ड्यूटी होती है। जैसे मान लीजिए जब कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है, सेल की जाती है तो उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी होती है जो कि आपको सरकार को देनी होती है। एक रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है स्टाम्प ड्यूटी। वो स्टाम्प ड्यूटी उसमें जो भी आपका मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपका कागज है, अगर सेल है या शेयर पावर अटॉर्नी है या कोई और कागजात है, तो उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी की जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से आपको कंपल्सरी वो स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। अगर कोई व्यक्ति स्टैम्प ड्यूटी को नहीं देता तो जो रजिस्टर अथॉरिटी होती है वो ड्यूटी उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से इनकार कर सकता है और इसको वापस कर सकता है। तो उसमें जो अगर इनसफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी होती है तो वो आपको कंपल्सरी पूरी करनी होती है। वो कानूनी प्रोविजन है अगर और हर स्टेट में वैल्यू में लिखी तो सरकार के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी है वो अलग है। उत्तर प्रदेश में अलग है, तो हर राज्य अपने अपने हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी तय करता है और हर राज्य के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी जो है आपको पे करनी होती है, तभी वो डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर होता है, वरना डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने में फिर वो जो अथॉरिटी आपको
ऋषिपाल जी, संपत्ति की खरीद बिक्री में जो अधिनियम लागू होता है वह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 है। इसके बारे में बताएं। देखिए, यह भी हमारे देश में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये संपत्ति जो से संबंधित जो कानून है वो अपने आप में बहुत विशेष है, जिसमें बहुत विशेष तौर पर कहा गया है। उसके जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन एक्ट और अगर देखें तो स्टैम्प एक्ट इसका एक पार्ट इस तरह से पार्ट है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी को अगर बेचना है, सबसे पहले प्रॉपर्टी का फ्री होल्ड होनी चाहिए। फ्री होल्ड होने का मतलब है वो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को बेच रहा है वो उसका एब्सोल्यूट ओनर है, एक बात। दूसरी बात, अगर वो प्रॉपर्टी 100 रुपए से ज्यादा की है तो कंपल्सरी उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन होने के लिए जैसा हमने अपने बड़े प्रदान किया तो उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी उस राज्य के हिसाब से वो आपको पे करनी जरूरी। तो एक कानून में कई सारे कानून जो है वो जुड़े हुए और ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे और सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट है, पूरे चैम्बर जजमेंट है और बहुत सारे जजमेंट है, वो कहता है कि अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, यानी जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो क्या होता है कि अधिकारी का जन्म होता है और एक व्यक्ति का अधिकार खत्म हो जाता है और एक दूसरे व्यक्ति का अधिकार का जन्म होता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति में या अधिकारी का जन्म होता है, ट्रांसफर होता है, तो वो जरूरी है कि वो कहीं पर रजिस्टर हो, जिससे कि उसकी एम्बिग्यूटी किसी तरह की जो अगर कोई झगड़ा होता है उसको रोका जा सके। इसीलिए उस डॉक्यूमेंट को का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। तो कोर्ट ने इसलिए रिसेंट जजमेंट में कहा, पहले भी 2011 में ने कहा कि जैसे आपने सुना होगा कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर लोग प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, तो वो केवल अटॉर्नी है, वो सेल डीड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है आपको हिदायत देता है कि आपको कंपल्सरी कोई प्रॉपर्टी जो 100 रुपए से ज्यादा की अगर आप खरीदते हैं तो आपको उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। अगर नहीं कराते हैं तो आपकी जो सेल है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती और ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट से कोई व्यक्ति अपने आप को क्लेम नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है जो एक्ट है इसका और कई सारे एक्ट के लिए इम्पोर्टेंट बनाता है कि आप जब भी संपत्ति खरीदें या कोई व्यक्ति संपत्ति बेचे तो निश्चित रूप से जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके सारे जो मामला हैं उनको देखें। दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जहाँ प्रॉपर्टी एक तरफ केवल बेची जाती है, इसके अलावा प्रॉपर्टी को दान दिया जा सकता है और डोनेशन में जा सकती है। इसके अलावा आप चाहें तो गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भी जो अगर डोनेशन डीड होती है या उसकी गिफ्ट भी देती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट को आपको कंपल्सरी कराना पड़ेगा और उसकी भी जो स्टैम्प ड्यूटी आपके राज्य के हिसाब से वो आपको देनी पड़ेगी। अगर ये सब चीजें नहीं होती तो वो डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा और खरीदार उसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते। जी ठीक है सर, रेरा कानून के बारे में भी थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इसीलिए हम जैसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि 2015 से पहले की स्थिति ऐसी थी कि बहुत सारे बिल्डर्स ने एक साथ बहुत बहुत बिल्डर्स अपने काम को चालू कर लिया। चालू करने में क्या है, केवल एक प्रॉपर्टी एक प्लॉट लिया और उसकी खुदाई चालू करा ली या नींव डालना चालू कर दिया। लेकिन लगातार जो खरीदार थे उनसे बहुत मोटी मात्रा में पैसा ले लिया और लगातार इंस्टॉलमेंट डाल दी और वो पैसा लगातार बिल्डर्स के पास आता जा रहा है। आपने लिखा हुआ जो सुपर पैक है और बहुत सारे बिल्डर्स का आपने नाम लिखा हुआ तो किस तरीके से फिर मतलब कोर्ट में मामले गए और सरकार ने किस तरीके से कदम उठाए। तो ऐसी स्थिति में जो खरीदार हैं उन खरीदारों को इस तरह की जो परेशानियों से निजात दिलानी चाहिए। दूसरी बात, जब खरीदार के प्रोजेक्ट को परचेज करने जा रहा है तो उसको पूरी तरह से वो सारी बातें पता हो, ये उसका हक है। अगर मान लीजिए बड़े बिल्डिंग पर प्रोजेक्ट को परचेज करने जा रहा है, छोटा सा एक फ्लैट ले रहा है, उसकी जमीन नहीं है कि वो सब बताइए। लेकिन जब रेरा कानून है तो रेरा के इम्प्लीमेंटेशन के बाद सारी की सारी जो संबंधित जो जानकारियां हैं वो आपको रेरा जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो अपलोड करनी पड़ेगी। जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जो भी क्वारी जो अथॉरिटी रेरा अथॉरिटी जो है आपको करेगी उन सारी क्वारी को आपको ऑनलाइन डालना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी खरीदार किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी प्लॉट को या किसी भी फ्लैट को परचेज करने से पहले वो सारी जानकारी देखेगा, उसके बाद जो है वो जब्त करेगा। इसके अलावा रेरा ने एक और किया है कि जो भी
अदायगी पेमेंट की जाएगी। वो ऐसा नहीं कि एक बार में बिल्डर ले लेगा, वो जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनेगा उसी हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से जो है बिल्डर के पास पैसा जाएगा। और अगर बिल्डर मान लीजिए समय से प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता है या आनाकानी करता है, या मान लीजिए वो गलत उसका मेटीरियल इस्तेमाल करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक खरीदार का अधिकार है कि रेरा के अंदर जाकर उसकी कंप्लेन कर सकता है और उसके रेरा जो अथॉरिटी है एज पर लॉ उस बिल्डर का सख्त कदम उठाती है। जी ठीक है सर, रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना के बारे में बताएं, इसका क्या रोल रहता है? रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे जब रेरा जब राष्ट्रीय कानून बना तो उसमें जो प्रोविजन है कि हर राज्य के अंदर भी आपको जो है आपको एक हर राज्य के साथ साथ स्टेट के हिसाब से आपको उसका अपने जैसे दिल्ली का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उत्तर प्रदेश की है, हरियाणा की है, तो हर राज्य को अपनी अपनी अथॉरिटी का निर्माण करना पड़ेगा। उस अथॉरिटी में जितने भी जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैं जो 500 गज से ऊपर हैं और जिसका 8 से ज्यादा वैल्यू अगर हाउस बनते हैं तो कंपल्सरी इस प्रोजेक्ट को अथॉरिटी के सामने आपको प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब वो अथॉरिटी अगर मान लीजिए आपने जो बिल्डर है उसने उसको आनाकानी करी है, किसी भी तरीके से बेईमानी करी है, जो डॉक्यूमेंट की गड़बड़ करी है, तो ऐसी स्थिति में वो अथॉरिटी जो है रेरा अथॉरिटी उस रेरा के सर्टिफिकेट को लेने के लिए रजिस्टर करने से इनकार कर सकती है और रेरा क्लियरेंस देने से इनकार कर सकती है। और यही कहा जाता है कि जब खरीदार को ये कहा जाता है कि जब ये प्रोजेक्ट परचेज करे तो ये कि रेरा का जो अथॉरिटी लेटर है या क्लियरेंस है वो फ्री है या नहीं। रेरा की क्लियरेंस होने का मतलब पहला पता ये पता लगता है कि जो प्रोजेक्ट है उसकी जो कागजी कार्रवाई है या सब जो उसके ऊपर टाइटलशिप है ये सब कुछ कम्प्लीट है। तो ये जो अथॉरिटी अपने आप में यही काम करती है कि अगर कोई भी बिल्डर किसी भी तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, खरीदार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ या उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। ठीक है सर, रेरा के तहत कौन से प्रोजेक्ट इसमें आते हैं? रेरा के तहत कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं इसके? रेरा में जो प्रोजेक्ट है वो न केवल हाउसिंग हो सकते हैं बल्कि कमर्शियल प्रोजेक्ट भी जो होते हैं सुंदर और छोटे प्लॉट भी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं केवल हाउसिंग सोसाइटी का होगा, अगर कमर्शियल शॉप है, कमर्शियल शॉप भी जो है वो भी उसमें शामिल होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन जाए उसमें कोई बिल्डर ने अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से किसी खरीदार के साथ कोई चीटिंग कर रहा है या परेशानी कर रहा है या टाइम से प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर रहा या उसको प्रोजेक्ट को अपनी पुरानी क्लियरेंस चाहिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए उन डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके से वो गड़बड़ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप रेरा के पास व्यक्ति जा सकता है, कंप्लेन कर सकता है। तो जितने अथॉरिटी उसकी जो हाउसिंग मैटर के उतने ही कमर्शियल मैटर के भी होती है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही विस्तार से प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।